नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल और विविध सभी टॉपिकों के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, पहले वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो का कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी और कितने कम समय में आपको कितना अधिक कंटेंट और कितनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, उसके आधार पर दोस्तों आप वीडियो को जाके लास्ट में लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो देखिए दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए दोस्तों कि जब संविधान बना था ना, तो संविधान जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या हुआ था? संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, आप 100% सॉल्व करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि जो मौलिक कर्तव्य है इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में तो थे ही नहीं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखना, इसका जो विचार लिया गया है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है, ठीक है। किसकी सिफारिश पर लिया गया था? तो याद रखना दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन इसके लिए करना पड़ा कब? 1976 में। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? केवल 10 जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे पूछे कि कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में है, भाग 4 का है और अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। व्यक्ति और नागरिक में बहुत अंतर होता है। नागरिक मतलब दोस्तों क्या होता है? जो भारत का नागरिक है, ठीक है, जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। देखिए, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हो सकते, इस चीज को याद रखना, ठीक है। जिसे सिर्फ नागरिकता प्राप्त है, जो बोर्ड देता है ना, वही भारत का नागरिक है। तो मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यदि मान के चलो कोई व्यक्ति बाहर का, विदेश का आ रहा है, तो उनके लिए मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है ना स्वैच्छिक है, ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब जो मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आपको यह काम करना ही पड़ेगा। ये स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और यदि आप नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दंड देने की व्यवस्था है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और याद रखना, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी ना, उसने दोस्तों मूल कर्तव्य की कितने मूल कर्तव्य की सिफारिश किए थे? तो केवल 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश किए थे। लेकिन बाद में संसद ने 2 मूल कर्तव्य और जोड़े और इस प्रकार से 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े थे, ठीक है। इसके बाद याद रखना दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितने नंबर का? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये क्या था 11वां मौलिक कर्तव्य? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो अगर आपसे मौलिक कर्तव्य का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सॉल्व करके आएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई दोस्तों, उनका नाम है कृष्णकांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें किसी प्रकार का कोई सरनेम नहीं मिलता, ठीक है, सारी किताबों में देखा, ठीक है। लेकिन कृष्णकांत दोस्तों याद रखना, कृष्णकांत जी ये एकमात्र उपराष्ट्रपति थे भारत के जिनकी पद पर रहते क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से प्रेरित है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इस चीज को याद रखना है, पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति भी कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति दोस्तों उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और कहां से लिया गया ये प्रावधान? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है।
अच्छा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है। अच्छा, त्यागपत्र कौन लेते हैं? तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ठीक है। याद रखना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से पूछ ले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर ऐसा आपसे पूछ ले कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो मैंने बताया था कृष्णकांत जी। ठीक है। और सर्वाधिक समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो यही एस राधाकृष्णन। दोस्तों याद रखना, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने किया था। ठीक है। सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड एस राधाकृष्णन के नाम ही है। एस राधाकृष्णन मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो बीबी गिरी। दोस्तों याद रखना, ये सबसे कम समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 की उम्र। या तो 6 वर्ष करेंगे या 65 की उम्र, जो पहले हो जाए इतना ही उनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है। देखिए दोस्तों याद रखना, निर्वाचन आयोग जो है इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 329 तक है। ठीक है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसलिए आपको पता होगा दोस्तों, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और याद रखना दोस्तों, जो निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। मैंने आपको बता दिया, ये तो 6 वर्ष कार्यकाल करेंगे या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। ठीक है। और याद रखना, यहां ये इंपॉर्टेंट है, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 6 और 62 होता है। मतलब 6 साल रहेगा या 62 साल की उम्र जो पहले है उतना। याद रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 65 की उम्र तक रहता है और अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है दोस्तों याद रखना, ये 62 वर्ष की उम्र तक रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची दोस्तों याद रखना, इसमें आपकी हरियाणवी भाषा सम्मिलित नहीं है। बाकी असमिया, उड़िया और पंजाबी तीनों भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब प्रारंभ में दोस्तों संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन क्या हुआ, बीच बीच में संशोधन होते रहे और नई नई भाषाएं जुड़ते रही और वर्तमान में कितनी हो गई है? टोटल 22 हो गई हैं। ठीक है। देखिए 21वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों मैथिली, संथाली, बोडो और डेगरी। ठीक है। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़े गए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 22 भाषाएं जो है ना, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सबके नाम लिख दिया हूं मैंने। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सरसरी निगाह से देखना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सी नहीं है या कौन सी है तो आपसे बन जाएगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है। आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार नजर मार लेना है। आपसे 100% अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता है दोस्तों 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा रहती है, देखिए बीच में रहती है कौन सी? विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। उत्तर में रहती है 23.5 डिग्री, ये होती है कर्क रेखा, और दक्षिण में जो रहती है वो रहती है मकर रेखा। ठीक है। तो देखिए 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये नहीं गुजरती, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती दोस्तों? पंजाब से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। याद रखना, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, जब मैं पढ़ता था तो उस समय ये ट्रिक बहुत चलती थी, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपके सामने लिख दिया। मी से हो गया आपका मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा। ठीक है। देखिए मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक होती है। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, ठीक है, पा से हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसके बाद दोस्तों रा से हो गया राजस्थान, ठीक है, गा से हो गया गुजरात, ठीक है। इसके बाद छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया आपका झारखंड, और इसके बाद जो बचा रा से, ये क्या हो गया?
ये एक रा हो गया दोस्तों, ये हो गया राजस्थान, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। एक हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, माँ से दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखना। माँ से मध्य प्रदेश है, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और रा से क्या बच रहा है एक और, मित्र पर गमछा झार, झार से झारखंड है, ठीक है, झार से झारखंड है, ठीक है। तो याद रखना मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों, ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा भारत की जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं याद रखना दोस्तों, एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो याद रखना दोस्तों, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। अब देखिए दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इस चीज को याद रखना है। और जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो दर्रे को उपयोग किया जाता है उसका नाम है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा दोस्तों याद रखना, ये उत्तराखंड में है। और जब जो तीर्थ यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में तो इसी दर्रे का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा किसके बीच में है? केरल और तमिलनाडु के बीच में है पालघाट दर्रा, और ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी को अलग करता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। तुजू दर्रा दोस्तों याद रखना मणिपुर में है, और ये भारत को किससे अलग करता है? म्यांमार से अलग करता है तुजू दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन दोस्तों और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, ठीक है। 21 जून आने वाला है अभी, ठीक है। 21 जून को दोस्तों याद रखना वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध, आपको पता होगा दोस्तों भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून। अभी जून का महीने आने वाला है आगे, ठीक है। तो जून में देखना आप 21 जून को ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा दिन है और रात ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी है, ठीक है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर को यहाँ सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इसलिए याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा दिन तो 21 जून को, और भारत की सबसे लंबी रात पूछे तो आपकी कब होगी? 22 दिसंबर को होगी, क्योंकि इस दिन क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महर्षि वेदव्यास को, ठीक है। महर्षि कृष्णयापन वेदव्यास को माना जाता है जो वेद का संकलन करता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों याद रखना सूर्य देवता सावित्री है, ठीक है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। याद रखना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है कौन सा है? यजुर्वेद है, ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, तो अथर्ववेद में दोस्तों याद रखना सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? ठीक है, तो समुद्रगुप्त दोस्तों याद रखना विष्णु जी का उपासक था समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए देखिए, समुद्रगुप्त तो जो है ये विष्णु जी का उपासक था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्या कहानी है इसके पीछे, आप मुझे थोड़ा यदि लिख के बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इससे आपका ज्ञान झलकेगा। देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेर था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था पूछ ले तो श्रीगुप्त था। और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अभी गुप्त साम्राज्य के बारे में ये 5 फैक्ट ही आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको सभी चीज में धीरे धीरे कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों याद रखना सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। सोम प्रकाश किसकी कृति है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कृति है। लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? अरविंद घोष की कृति है। और नीम दर्पण लिखा है, लेकिन ये नीम नहीं नील है, ठीक है। नील दर्पण दोस्तों याद रखना दीनबंधु मित्र की क्या है, कृति है, ठीक है, यह रचना है, यह लेखक है। कुछ भी आए आपको बिल्कुल चारों तरफ से क्या करना है, तैयारी करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल को दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये 3 फैक्ट बता रहा हूं, तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय को, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के समय को। ठीक है, ये तीनों याद रखना, हिंदी साहित्य का अकबर, चित्रकला का जहांगीर और स्थापत्य कला का शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सरहुल पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में। एग्जाम में इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। ओणम याद रखना केरल और पोंगल यानी रखना तमिलनाडु। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ देखिए ओके, ओणम जब भी आएगा ना तो ओके। ठीक है, और पोंगल जब भी आएगा पोत। ठीक है, ओके पोत याद रखना, ओके और पोत। ठीक है, पो से पोंगल, ता से तमिलनाडु, ओके से ओ से ओणम, के से केरल। सिर्फ ओके भी याद रख लोगे ना तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, ओ से मतलब ओणम और के से मतलब केरल। और गुड़ी पर्व जो मनाया जाता है दोस्तों याद रखना, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पेन चलाता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ सिर्फ समझ लीजिए, पीडीएफ बोलोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 रुपए के नोट में किसकी आकृति छपी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 रुपए के नोट में किसकी आकृति छपी होती है? तो याद रखना दोस्तों, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो है 20 रुपए के नोट में आकृति छपी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं चाहता तो आपको यहाँ पर नोट बना के, नोट जो है वो भी दिखा सकता था, लेकिन मेरा मानना ये है कि दिखा के भी क्या करूँगा। ठीक है, याद तो आपको रखना ही है। ठीक है, तो देखिए याद रखने का थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 2000 रुपये, देखिए मंगलयान जो है दोस्तों भारत की एक बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ी घटना मतलब बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। ठीक है, मंगलयान। ठीक है, तो याद रखना 2000 रुपये की नोट सबसे बड़ी है। ठीक है, और मंगलयान भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अचीवमेंट। ठीक है, तो 2000 रुपये में मंगलयान है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 200 रुपये की नोट जो है इसमें सांची स्तूप याद रख लो। ठीक है, 100 रुपये में रानी की वाव, रानी की वाव, रानी को अपन 100 रुपये देते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ से याद रख लो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको लाल किला आपको पता है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये दोस्तों याद रखना लाल किला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 50 रुपये हम्पी। ठीक है, 20 रुपये में एलोरा गुफाएं और 10 रुपये में कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर में 10 रुपये अपन भगवान सूर्य के मंदिर गए और 10 रुपये यहाँ पर क्या कहिए हमने दान करके आ गए। इस प्रकार से आप याद रखोगे तो याद रखोगे, नोट में देख भी लोगे ना तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम दोस्तों याद रखना तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए 3-4 मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सुपर फैक्ट है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जो स्टूडेंट मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं ना, उनको क्वेश्चन धीरे धीरे रटने लगेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ नई भी सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ रिवाइज में मिलेगी। ठीक है, और बहुत अच्छी तैयारी उनकी हो जाएगी। मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। ठीक है, ये चारों आपको क्या करना है, याद रखना है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथिक दिवस मैंने बता दिया 10 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये मलेरिया दिवस वाला क्वेश्चन दोस्तों याद रखना यूपीएससी में पूछ लिया गया। किसमें पूछ लिया गया? यूपीएससी में। बस याद रखना दोस्तों, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है ना, वो ऐसा नहीं आता 1 लाइनर में। उसमें क्या करता है, ABC देता है और उसमें 2-3 ऑप्शन सही रहते हैं। इस प्रकार से पूछा है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ जो है रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। और भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो KJ उदेसी थी। कौन थी? KJ उदेसी थी। ठीक है, देखिए जो पिछले बार मैंने भारतीय रिजर्व बैंक का वीडियो डाला था ना, ठीक है, उसमें आपको ये दोनों ऊपर के फैक्ट बता दिया था, लेकिन ये प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर आपको नहीं पता था। तो आज दोस्तों मैंने उसको कवर करा दिया, KJ उदेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था टोडरमल। कौन था भाई साहब? टोडरमल था। ठीक है, और इसी ने दोस्तों दहसाला बंदोबस्त जो होता है ना, दहसाला बंदोबस्त इसी ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों याद रखना प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। कहाँ पर आता है भाई साहब? ऑस्ट्रेलिया में आता है ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने कराए, 20 के साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए। ठीक है, आपको कम से कम 100 फैक्ट यहाँ पर सीखने को मिला कम समय में। तो दोस्तों कैसी लगा ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा है कि 2-3 स्टूडेंट मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा चाहत नहीं है, बस 5-10 लोग भी यदि अच्छे से मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने की मेरी जो मेहनत है, ठीक है। देखिए दोस्तों टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, एक एक चीज़ टाइप करता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास कोई प्रकार का कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको छोटी मोटी जितनी एडिटिंग मुझसे बनती है उसके आधार पर मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आती होगी, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दिया करो और हो सके तो शेयर कर दिया करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।